गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पॉलिटी का क्वेश्चन चल रहा था उसका पार्ट नंबर 12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद केवल एक पार्ट और आएगा जिसमें 312 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वह पूर्ण हो जाएगी, वह समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग हिंदी का जो क्वेश्चंस है और जीएस में खासकर जो हमारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बचे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे उसमें रिट है, जो रिट दायर की जाती है, या जो जनहित याचिकाएं हैं, और आरटीआई 2005 उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वाचिंग करें, और अपने उन सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भूमि और भवन पर कर, बी पथ कर, सी वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। आपको बताना है कि इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। इसका जैसा कि ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, डाकघर बचत खाते। यह तो हमारा संघ सूची का विषय है। वन एवं पशु पक्षियों का यह हमारा होगा, यानी वन पशु एवं पक्षियों की जो सुरक्षा होती है वह आपका। और ऑप्शन नंबर बी है पथकर, और ए है भूमि और भवन कर। तो सॉरी, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा पथकर। जो पथकर होगा वह आपका सही होगा। जो पथकर होता है वह समवर्ती सूची में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता? एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, सॉरी 352 के माध्यम से जो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है उसके बारे में पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देता है तो कितने महीने, यानी अगर संसद नहीं चलती है, सॉरी संसद सत्र चलते पूछा है, यदि संसद चल रहा है तो उसको कितने महीने के अंदर उसको पारित कराना होता है, नहीं तो वह जो बिल है वह निरस्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 महीने, बी है 2 महीने, सी है 15 महीने और डी है 1 महीने। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। स्क्रीन पे चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1 महीने, यानी 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आपको राष्ट्रीय आपातकाल जब घोषित हो जाता है और संसद जब चलती है तो उसके 1 महीने के अंदर आपको बिल पारित कराना होता है, अन्यथा वह जो आपातकाल होता है वह समाप्त हो जाता है। अगर संसद नहीं चलती है तब तो वह 6 महीने के लिए बढ़ रहेगा। अनिश्चित काल के लिए हम अधिकतम जो होता है 3 साल, 3 साल तक कर सकते हैं। बट क्या होता है कि 6 महीने के बाद, जैसे कि कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, अगर संसद उस समय नहीं चलती तभी वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही संसद ओपन होती है तो उसको पारित कराना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको बताना है कि अगर हमें संविधान में कोई भी संशोधन करना हो अनुच्छेद 368 के माध्यम से, तो वह हम कहाँ पे ला सकते हैं? राज्यसभा में ला सकते हैं कि केवल लोकसभा में ला सकते हैं, या दोनों में से कहीं भी ला सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में ला सकते हैं? तो जैसा कि ऑप्शन जो डी दिया सर्वोच्च न्यायालय, तो खाली हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मतलब ही नहीं होता, वह तो पुनर्वलोकन करता है कानून का, वह संशोधन नहीं करता है। हाँ, वह ज़रूर चेक करता है कि अगर 368 के माध्यम से संशोधन किया जाता है तो उस पर पुनर्वलोकन भी नहीं कर सकता वो। और जो संशोधन बिल होता है वह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ये नहीं है कि केवल लोकसभा में आएगा या केवल राज्यसभा में आएगा, या पहले लोकसभा में आएगा फिर पहले राज्यसभा में आएगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा किसी में भी ये बिल लाया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले लोक में आएगा। हाँ, जो धन विधेयक होता है वह केवल लोकसभा में ही लाया पहले केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, और 14 दिन के लिए अनुमति के लिए वहाँ राज्यसभा में भेजा जा सकता है। अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया तो अच्छी बात है, अगर राज्यसभा ने पारित नहीं किया तो वह बिल ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता है 14 दिनों के अंदर। यानी जो वित्त बिल है, जो धन विधेयक होता है, उसमें राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। 14 दिन में अगर पारित करके वो भेज देती है तो ठीक है, अगर कोई संशोधन करके भेज देती है तब भी ठीक है, अगर नहीं भेजती है तब भी ठीक है, 14 दिन के अंदर पारित हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, अगर संशोधन करके भेजती है तो वह लोकसभा को, तो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि उस संशोधन को माने या न माने, वह लोकसभा पे डिपेंड करता है। और जो हमारा 368 है, अनुच्छेद 368, ये कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता था? देखिए, होता था पूछा है, होता है नहीं, होता तो ख़त्म हो गया, होता था। ए है नागालैंड, बी है मिज़ोरम, सी है मणिपुर, या डी है जम्मू और कश्मीर। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या जम्मू कश्मीर। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर, यह आपका सही होगा। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर पे लागू होता था, बट अभी भी समाप्त हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, बी है जनता के प्रतिनिधित्व का कानून, सी है संविधान का 42वां संविधान संशोधन, या डी है संविधान का 44वां संशोधन। तो ये आपके 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के समय लाया गया था। उस समय वह था दल बदल कानून। और इसमें क्या होता है, जो दल बदल कानून है, अगर 1/3 सदस्य जाते हैं आपके पार्टी से तो आपका पार्टी को विघटन नहीं माना जाएगा। 1 सदस्य जाते हैं या 1/3 से कम जाते हैं तो आपका पार्टी का विघटन नहीं माना जाएगा। तब अगर 1/3 जाते तो पार्टी टूट गई, तब तो हो गया। अगर 1/3 से कम जाते हैं
तो उनका दल बदल कानून के माध्यम से उनकी सदस्यता चली जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्यता के रूप में सूचीबद्ध है? पी, भारत का एक नागरिक। क्यू, कम से कम 5 वर्ष के लिए या एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आर, किसी उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष। या यस है, एक प्रतिष्ठित कानूनविद राष्ट्रपति की राय में। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। कूट आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों पी और क्यू, और या तो आर या यस। यानी पी क्यू दोनों एक साथ हो सकते हैं, आर हो या यस। यानी पी तो होगा सबके साथ, यानी पी क्यू या पी आर या पी एस हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको? ए, मुख्य न्यायाधीश को। बी, राष्ट्रपति को। सी, प्रधानमंत्री को। या डी, विधि मंत्री को। तो आपको बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑप्शंस में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ए, मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार। बी, राष्ट्रपति द्वारा। सी, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। या डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। यानी जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को आसान आंसर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की जो सिफारिश है उसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यायिक पुनर्वलोकन, उसमें मुख्य न्यायाधीश तो महाभियोग लगाया जाता है, बट न्यायाधीश को इससे हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ए ऑप्शन, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बी है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सी, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। या डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है स्टेट, मतलब यह आप राज्य में समझिएगा, उत्तर प्रदेश और यह वह होता है कि मतलब भारत सरकार, यानी केंद्र के जो, क्योंकि राज्य तो कानून बनाता नहीं है कि जो भारत को लागू हो, बनाता कौन है? केंद्र सरकार। यानी उसमें है कि संघ, अगर संघ कोई कानून ऐसा बनाती है जो मूल अधिकार को का वेसन करे या हमारे मूल कर्तव्य को से टकराए या
कोई ऐसा हो जो उससे सामाजिक हानि होती हो, उस कानून को अवैध ठहराया जा सकता है। किससे? अनुच्छेद 13 में दिया है, इसके माध्यम से वो ठहरा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ए, भारत की समकेतिक निधि से। बी है राज्य की समकेतिक निधि से। सी है भारत की आकस्मिकता निधि से। या डी है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो आपको बताना है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्य के समाकेतिक निधि से। यानी ये राज्य किसका पूछा है? ये जो पूछा है ये उच्च न्यायालय का पूछा है, न कि उच्चतम। अगर उच्चतम होता तो भारत की समाकेतिक निधि यानी भारत की समाकेतिक यानी भारत की संचित निधि होती। बट ये जो पूछा है वो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है वह समाकेतिक निधि वह सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 20, बी है 25, सी है 22 या डी है 23। तो अभी हमारे यहाँ उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो कितनी है? 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि दिया है 25। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारे यहाँ भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। यानी क्वेश्चन पूछने का मतलब यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है वो किसके न्यायिक क्षेत्र में आता है? ए, आंध्र प्रदेश एवं उच्च न्यायालय। बी, चेन्नई उच्च न्यायालय। सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। या डी, उड़ीसा उच्च न्यायालय। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। जैसा कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन तो होगा आपका सी, केरल उच्च न्यायालय में, सॉरी कलकत्ता उच्च न्यायालय में। कलकत्ता उच्च न्यायालय में सॉरी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र आता है। और जैसे मुंबई में होता है तो मुंबई में दीव का आता है। मुंबई में गोवा और गोवा नहीं, दीव का आता है मुंबई में। और केरल में लक्षद्वीप का आता है। तो ये आप याद रखिएगा आगे से कि कोई ऐसे क्वेश्चन, अभी तो ये पूछा है, हो सकता है अगले में केरल लक्षद्वीप का पूछ दे, दीव का पूछ दे, दादर और नगर हवेली का पूछ दे। तो केरल है, तो मतलब आप सबको याद रखना, आपको सभी का। मद्रास है, किसी का भी पूछ सकता है, तो आपको सभी का याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जा सकती है। यानी संसद यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य, उनका अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, निर्वाचन आयोग में या राष्ट्रपति के पास। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इस 4 ऑप्शन में आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वह चूज़ करना है। इसका जो ऑप्शन होगा यह होगा उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में ही संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित कोई भी चुनाव विवाद होता है तो वह दायर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का है, आपको
उच्च न्यायालय का भी बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने में रिटायर होते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी दिया है, जैसे कि 65 वर्ष, ये आपका सही होगा। और अगर उच्च न्यायालय का पूछता है तो 62 वर्ष हो जाता। अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछता है तो 65 और उच्च न्यायालय 62 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज कुछ जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो तेज़ मतलब हो रहा हो कि क्वेश्चन हम तेज़ करा रहे हैं तो वीडियो को स्लो मोशन पे आप देख सकते हैं, बट आप 2 बार देख लीजिएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सी, राष्ट्रपति, या डी, मुख्य चुनाव आयुक्त। 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उसके मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा से तरीका है? पी, सिद्ध कदाचार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। क्यों दिया है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग से। ये दोनों दिया है और कूट के रूप में आपको आंसर देना है। जैसे ऑप्शन है पी और क्यू दोनों नहीं, बी दिया है केवल क्यू, सी दिया है पी और क्यू दोनों, या डी दिया है केवल पी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको कूट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन आंसर होगा वह सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल पी, यानी अक्षमता और सिद्ध कदाचार के माध्यम से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उसमें कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। समझ में आया? महाभियोग की प्रक्रिया तो किस में लगाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे लगाया जाता है, और उसमें 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग नहीं लगाया जाता। यानी सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा नहीं लगाया जाता। ये गलत दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसमें तो पूछा था केवल न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी, राष्ट्रपति, सी, उच्च न्यायालय, या डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। यानी भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो ऑप्शन होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है वह सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर हमको भारतीय संविधान में कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी उसमें ऐसा है कि कोई नहीं लिखा होता है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो नहीं लिखी होती हैं, तो उसका व्याख्या कौन करता है? वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। वही न बताता है कि आप कोई भी मूल जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने, जो सरकार उस समय थी इंदिरा गांधी, उसने पूछा क्या है मूल ढांचा, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप करके आइएगा तब मैं बताऊंगा। तो ये था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ए, भारत का राष्ट्रपति, बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी, भारत का प्रधानमंत्री, या डी, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। और आसान क्वेश्चन है, इसके पहले ही क्वेश्चन है, इसमें केवल नाम दे दिया है, इसके पहले क्वेश्चन था उसके बारे में दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी,
भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी सुप्रीम कोर्ट को ही तो कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान का अंतिम व्याख्याता कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है, तो वही होता है। तो मुख्य न्यायाधीश, इसमें मुख्य न्यायाधीश दिया है तो मुख्य न्यायाधीश होगा संविधान का, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का विरक्षक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभारित किए जाते हैं? ए, भारतीय रिजर्व बैंक को, भारत की आकस्मिक निधि को, सी, भारत की संचित निधि को, या डी, वित्त आयोग को। तो आपको बताना जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि से उसको मिलता है वेतन और भत्ते। और अगर उच्च न्यायालय का पूछे तो वह राज्य की संचित निधि से मिलता है। अगर पूछे कि राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका पेंशन कहाँ से मिलता है तो वो होगा भारत की संचित निधि से। अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है या पेंशन कहाँ से मिलती है तो आपको भारत की संचित निधि लगाना होगा। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें 12 से 15 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा। उसके वो भी लंबी वीडियो नहीं जाएगी, 25 से 30 मिनट के अंदर ही होगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और लगता है कि आप इससे आपके लिए बेनिफिट है, आप इससे लाभ ले सकते हैं, तभी इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं लगता है कि आपके लिए बेनिफिट नहीं है तो आप इसे नहीं सब्सक्राइब करें, नहीं लाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।